नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष बगल बगल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा पब्लिश की गई आरआरबी 2024 की जनरल साइंस की इस बुक को पढ़ेंगे। इस बुक में 2014 से लेकर अब तक के टोटल 14,410 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। यह बुक रेलवे के सभी एग्जाम्स जैसे टेक्निकल ग्रेड, सिग्नल 1, सिग्नल 2, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल जैसे सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वह इस बुक को हम दोनों भाषाओं जैसे हिंदी और इंग्लिश में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स में हम देखेंगे कि हम इस बुक को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सबसे पहले हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स में हम उसके सबसे पहले चैप्टर यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। इसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं: यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज़। इन चारों टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पार्ट वन में सबसे पहला चैप्टर है यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे: यूनिट, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। तो सबसे पहला टॉपिक है यूनिट। यूनिट टॉपिक में सबसे पहला प्रश्न है, न्यूटन इज द यूनिट टू मेजर, यानी न्यूटन डैश मापने की इकाई है। यह फोर्स को मापने की एक इकाई है। यह फोर्स को मापने की एक इकाई है। यहाँ पर हमें कुछ क्वांटिटी व उनके एसआई यूनिट दिए गए हैं, जैसे पावर का एसआई यूनिट होता है वोट, व फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा। व प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। साथ ही रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा वह होगा ओम। सेकंड क्वेश्चन है, दी एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वॉज नेम्ड इन दी ऑनर ऑफ विच फिजिस्ट, यानी ध्वनि तरंग आवृत्ति की एसआई इकाई का नाम किस भौतिक विज्ञानी के सम्मान में रखा गया था। यह हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया था, यानी जो हर्ट्ज होता है वह साउंड वेव फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है। हर्ट्ज साउंड वेव फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है, वह हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट पे 1920 के अंदर रखा गया था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट टू वर्क, यानी जो किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। इसमें दिए गए ऑप्शंस के अनुसार इसमें किलोग्राम मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट नहीं होगा वर्क का। इसके अलावा दिए गए अन्य 3 जैसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यह वर्क का एसआई यूनिट होगा। साथ ही न्यूटन मीटर व जूल भी वर्क के एसआई यूनिट हो जाएंगे। इसमें से जो एसआई यूनिट नहीं होगा वर्क का वह होगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। साथ ही इसमें अगर हमें वर्क फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो दी गई एंटिटी है वह होती है वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। फोर्थ क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी बल की इकाई है। इनमें से जो बल की इकाई होगी वह होगी ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, फोर्स का एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है वह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन, यानी फोर्स को प्राप्त करने का तरीका मास इनटू एक्सेलेरेशन से पता किया जा सकता है। मास इनटू एक्सेलेरेशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से कौन सा तापमान की इकाई नहीं है। इनमें से जो तापमान की इकाई नहीं है वह होगी पास्कल, क्योंकि पास्कल जो होता है वह प्रेशर की एसआई यूनिट होता है। पास्कल प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। इसके अलावा दिए गए अन्य 3 ऑप्शन जैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन, यह तीनों ही टेम्परेचर को मापने के तरीके हैं। यह तीनों ही टेम्परेचर को मापने के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज, यानी विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होगी ओम मीटर। इसमें से ओम मीटर एसआई यूनिट होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। बाकी अन्य 3 दिए गए कूलम, ओम और एम्पियर, यह इसके एसआई यूनिट नहीं होंगे। ओम जो होता है वह रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है, कूलम चार्ज का, व एम्पियर
करंट का एसआई यूनिट हो जाएगा, वह ओम रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा, वह इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो सही से एसआई यूनिट होगा वह होगा ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, दी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, यानी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट आवर। इसमें विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई हो जाएगी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। वह 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, यानी 1 यूनिट जो 1 किलोवाट होता है वह 3.6 इंटू 10⁻⁶ के बराबर होता है। The amount of radiation being emitted by a radioactive material is measured using the conventional unit dash, यानी रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। कन्वेंशन यूनिट इज क्यूरी। क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उत्सर्जित हुई रेडिएशंस को क्यूरी द्वारा नापा जाता है, क्यूरी द्वारा नापा जाता है, जो कि इक्वल होती है 3.7 इंटू 10⁻⁷ डिसइंटीग्रेशन सेकेंड्स के, जो कि इक्वल होती है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन सेकेंड पर सेकेंड के। व्हाट इज मेजर्ड इन जूल्स, जूल्स में क्या नापा जाता है? एनर्जी। एनर्जी और वर्क इन दोनों को जूल में ही नापा जाता है, एनर्जी और वर्क इन दोनों को जूल में ही नापा जाता है। यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी व उनके एसआई यूनिट दिए गए हैं, जैसे एनर्जी और वर्क का एसआई यूनिट होगा जूल, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा। वेलोसिटी का एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, फोर्स का एसआई यूनिट होगा न्यूटन, पावर का एसआई यूनिट होगा वोट, व प्रेशर का एसआई यूनिट होगा पास्कल, वेवलेंथ का एसआई यूनिट होगा एंगस्ट्रॉम। व इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद मैं जितने भी क्वांटिटी व एसआई यूनिट होते हैं उनकी सबकी एक साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ डैश, हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमाबिलिटी। जो हेनरी होता है वह ऐसा यूनिट होगा मैग्नेटिक परमाबिलिटी का। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डैश, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जो लाइट ईयर होता है वह डिस्टेंस को मापने की एक इकाई होती है। इसके अलावा जो अन्य इकाई होती हैं डिस्टेंस को मापने की, जैसे पार्सक व एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस को नापने की कुछ अन्य यूनिट्स होती हैं। जैसे एक लाइट ईयर जो होता है वह इक्वल्स टू होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स के। वह ऐसे ही 1 पार्सक जो होता है वह होगा 3.26 लाइट ईयर के। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के। तो एक जो लाइट ईयर होती है वह डिस्टेंस को नापने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी 11 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर डिस्टेंस का एक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कॉल्ड, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कॉल्ड? डायोप्ट्री। डायोप्ट्री जो होता है वह एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस होता है। इसी तरह से जो पावर ऑफ लेंस होता है वह इन्वर्स होता है फोकल लेंथ के। जो पावर होता है लेंस की वह इन्वर्स होता है फोकल लेंथ के। वह जो एसआई यूनिट होता है इसका वह होता है डायोप्टर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ अन्य आंखों से रिलेटेड रोग दिए गए हैं, जैसे मायोपिया जिसे नियर साइटेडनेस कहा जाता है। इसमें जो पर्सन होता है अगर उसे यह बीमारी हो जाती है तो उसे नियर के ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उसे दूर की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, या फिर उसे दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, जिसे मायोपिया रोग कहा जाता है। इस रोग के सुधार के लिए आंखों में कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, जो कि इस रोग को करेक्ट कर सकता है। उसके बाद ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया रोग होता है, जिसमें एक पर्सन को दूर की चीज़ें आसानी से दिखाई देती हैं परंतु उसको पास की चीज़ें आसानी से दिखाई नहीं देती, जिसके कारण इसको हाइपरमेट्रोपिया रोग कहा जाता है। वह इस रोग को ठीक करने का तरीका होता है कन्वेक्स लेंस का यूज़ करना। कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके इस रोग को ठीक किया जा सकता है। इसी के साथ जो अगला रोग है वह है प्रेसबियोपिया। इस रोग के अंदर ना तो व्यक्ति
दूर की चीज़ें देख सकता है और ना ही पास की चीज़ें, नाइदर एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नोर नियर ऑब्जेक्ट। और यह रोग जो होता है वह ओल्ड एज में होता है, जिसमें या तो आंखों की रोशनी बिल्कुल ही चली जाती है या फिर आंखों की रोशनी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति पास व दूर की दोनों चीज़ें नहीं देख पाता। इस रोग को करेक्ट करने का जो तरीका होता है वह बाइफोकल लेंस का यूज़ करना होता है। बाइफोकल लेंस का यूज़ करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, यानी चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होती है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होती है ऑप्शन नंबर डी वेबर। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय WB। WB से इसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ द SI यूनिट एज कैंडेला। ऑप्शन नंबर डी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट होता है कैंडेला, जिसको CD से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे स्मॉल CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। The rate of doing work is called power. The unit of power is, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई होती है वोट, यानी पावर का जो SI यूनिट होता है उसकी इकाई होती है वोट। पावर की SI यूनिट वोट होती है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी जो पावर होती है, पावर को नापने का तरीका होता है कितना काम किया गया, वह काम कितने समय में किया गया, यानी वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका जो यूनिट हो जाएगा वह होगा जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा, यानी पावर का जो SI यूनिट है वह होगा वोट व जूल पर सेकंड इसका SI यूनिट हो जाएगा। साथ ही इसे 18th सेंचुरी में जेम्स वोट द्वारा इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज वोट या फिर जूल पर सेकंड होता है। SI यूनिट ऑफ पावर इज वोट और जूल पर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए इनमें से डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, यानी दी SI unit of sound is called decibel. Also, it is widely used in the electronic signals and communication. इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स व कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द साउंड इज कॉल्ड डेसिबल, यानी साउंड को नापने का यूनिट होता है डेसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ की मात्रा नापने के लिए निम्नलिखित में से किसी इकाई का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। द मोल इज यूज टू मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो 1 मोल होता है वह 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स के बराबर होता है। एक मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। उसके बाद जो टेस्ला होता है वह SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, व जूल SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी होता है। लक्स जो होता है SI यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, यानी इल्यूमिनेशन का SI यूनिट लक्स, वर्क एंड एनर्जी का SI यूनिट जूल व मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का SI यूनिट टेस्ला होता है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों की मात्रा की SI इकाई क्या है। पदार्थों की मात्रा की SI इकाई क्या है? मोल। पदार्थों की मात्रा की SI इकाई यानी यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। SI यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का SI यूनिट क्या होता है? वेट का SI यूनिट होता है न्यूटन। वेट का SI यूनिट होता है न्यूटन। ऑल्सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेट इज MLT-2, MLT-2। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, यानी संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार यहाँ से मोमेंटम का फॉर्मूला दिया गया है। मोमेंटम को डोनेट करते हैं P के साथ, वह मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी,
यानी m इंटू वी। इसी तरह से जो मास होता है उसे हम केजी में, व जो वेलोसिटी होती है उसे हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वह हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। व इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है मोमेंटम का वह हो जाएगा mlt -1, mlt -1। क्वेश्चन नंबर 24, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री इज, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री इज यानी उद्योगों में शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर, उद्योगों में शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर यानी 1 HP इज इक्वल्स टू होती है 746 वोट के, या फिर 0.746 किलो वोट के। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज यानी विद्युत आवेश की SI इकाई होती है कूलम। SI unit of electric charge is coulomb. A coulomb is defined as the amount of charge that passes through an electric conductor carrying 1 ampere of current in 1 second. Carrying 1 ampere of current in 1 second is equals to 1 coulomb. यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डोनेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम से। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इसमें अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध की SI इकाई है ओम, प्रतिरोध की SI इकाई है ओम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। द रेजिस्टेंस आर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द करंट आई, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वह इक्वल्स टू होता है V अपॉन आई के, यानी वोल्टेज अपॉन करंट के। ओम इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, ओम किस भौतिक राशि की इकाई है? यह रेजिस्टेंस की इकाई है, यह रेजिस्टेंस की इकाई है। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, तनाव की SI इकाई है, तनाव की SI इकाई है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। व 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 N अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 N अपॉन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। वह इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करते हैं I इंटू टी से, तो यहाँ पर जो करंट हो जाएगा वह होगा चार्ज अपॉन टाइम, जो करंट होगा वह हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम इन एम्पियर। वह इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय यूजिंग दी डिवाइस कॉल्ड एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का जो डिवाइस है वह है एमीटर, एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग। इसमें से ऑप्शन 1 में दिया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो कि रिलेटेड होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला के, 1 रिलेटेड होगा ए के, व 2 सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटेड होगा हेनरी से, व मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड होगा वेबर से। यानी जो वेबर होता है वह मैग्नेटिक फ्लक्स को नापने की एक इकाई है, इसी तरह से हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस को नापने की इकाई है, व टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को नापने की एक इकाई है, यानी SI यूनिट है। यह इस तरफ SI यूनिट व इस तरफ इनकी क्वांटिटीज दी गई हैं, इस तरफ इनकी क्वांटिटी दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको हम स्मॉल b से डोनेट करते हैं, व टेस्ला को हम कैपिटल D T के साथ डोनेट करते हैं। वह जो जिस यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वह होता है गैस, यानी कैपिटल G। व SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, व SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉमनली डोनेटेड बाय phi s, इट इज डिनोटेड बाय phi s। व CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिट इज इक्वल्स टू दी यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा यूनिट इक्वल है यूनिट एनर्जी के? इनमें से वर्क, वर्क इसमें से यूनिट ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है। दी SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज सेम, दैट इज जूल। वह इसे एक इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स
प्रेस्कॉट जूल द्वारा दिया गया था। वह जूल डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड मैकेनिकल वर्क। जूल ने हीट और मैकेनिकल वर्क के बीच में एक रिलेशनशिप भी डिस्कवर किया था जो कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेवलपमेंट में काम आता है, जो कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेवलपमेंट में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। इनमें से रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी इकाई नहीं होती। इसके अलावा डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट व प्रेशर की अपनी अपनी एसआई यूनिट होती हैं। इसमें एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब व प्रेशर का एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल। डिस्प्लेसमेंट का साथ ही डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर। इसी तरह से जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वह होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। वह जो रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसको डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो टेम्परेचर होता है वह रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। वह जो चार्ज होता है वह इक्वल्स टू होगा एम्पियर इंटू सेकेंड यानी आई इंटू टी के। गैलोन इज जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग दी वॉल्यूम। गैलोन का यूज़ वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए किया जाता है। वह जो इसका सिंबल होता है वह होता है GAL, जो इक्वल होता है 3.7854 के, जो इक्वल होगा 3.7854 लीटर्स के। वह 1 इम्पेरियल गैलन इज इक्वल्स टू होता है 4.54609 लीटर्स के। विच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इनमें से क्या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ किया जाता है। इनमें से लाइट ईयर का यूज़ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है। लाइट ईयर का यूज़, अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इट इज़ इक्विवेलेंट टू अबाउट 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के। यह बराबर होता है 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, एक तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल, वह एक इसका एसआई यूनिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है इन दी फॉर्म ऑफ पास्कल 101325 के, व इन दी फॉर्म ऑफ बार 1.01325 के, व इन दी फॉर्म ऑफ टोर 760 के बराबर होता है, 760 के बराबर होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। इनमें से प्रेशर का क्या एसआई यूनिट होगा। पास्कल इनमें से प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, साथ ही न्यूटन मीटर -2 या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। न्यूटन मीटर -2 इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से न्यूटन मीटर -2 किसका एसआई यूनिट है। यह प्रेशर का एसआई यूनिट है। द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज। द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, यानी पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी की इकाई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। यह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर नापी जाती है। द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी जिसका सिंबल होता है AU और कैपिटल AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है वह होगा न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट होगा न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल्स होता है 10⁵ डाइन के। वह फोर्स जो होता है वह प्रोडक्ट होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन का। फोर्स प्रोडक्ट होता है
मास इनटू एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इनमें से कौन सा फोर्स का एसआई यूनिट होगा। न्यूटन इनमें से फोर्स का एसआई यूनिट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। इनमें से जो सही से सुमेलित नहीं है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड विद टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर, जिसे हम डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं। वह जो टेस्ला होता है वह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है। इसी तरह से यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होगा वह होगा हर्ट्स, प्रेशर का पास्कल, व इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का होगा ओम्स इनवर्स या फिर साइमंस, व मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। साथ ही एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होगा टेस्ला। यहाँ पर जो टेस्ला यूनिट होता है वह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है, ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इसमें अगर डेंसिटी साथ लगा है तो उसके लिए इसका यूनिट टेस्ला हो जाएगा। अगर यहाँ पर डेंसिटी साथ नहीं लगा तो उसके लिए इसका यूनिट वेबर या फिर डब्ल्यू बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, यानी विस्थापन की एसआई इकाई है, विस्थापन की एसआई इकाई है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर। दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज रेफर्ड एज डिस्प्लेसमेंट, यानी जो छोटे से छोटा डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वह ऑलवेज टेक्स प्लेस इन दी स्ट्रेट लाइन, उसको हमेशा सीधी लाइन में लिया जाता है बिटवीन दी इनिशियल एंड दी एंडिंग पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वह एक ही सीधी डायरेक्शन में चलती है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट के बीच में नापी जाती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर। व सीजीएस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वह होगा सेंटीमीटर। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ जी इज सेम एज, यानी जी की एसआई इकाई समान है एक्सेलरेशन के, जी की एसआई इकाई समान है एक्सेलरेशन के। वह जो एसआई यूनिट होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वह सेम होगा एसआई यूनिट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन के। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है और लीनियर एक्सेलरेशन होती है, इन दोनों का जो एसआई यूनिट होगा वह सेम होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे हम एम एस माइनस टू भी लिख सकते हैं। वह इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा एल टी माइनस टू, जो कि दोनों के लिए सेम होगा। वह इसका सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ सेम यूनिट, इनमें से किसका सेम यूनिट है। यहाँ पर वर्क और एनर्जी का दोनों का सेम यूनिट होता है जो होगा जूल। इन दोनों में वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट होगा जो होगा जूल। अब देखिए, जो वर्क होता है या फिर एनर्जी होता है, उन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, यानी वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी या फिर एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क में जो फोर्स होगा उसको हम 1 न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, वह डिस्प्लेसमेंट को हम 1 मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वर्क का एसआई यूनिट हो जाएगा वह होगा न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो यहाँ पर वर्क और एनर्जी के दो एसआई यूनिट हो जाएंगे, एक होगा न्यूटन मीटर व एक होगा जूल। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस टू इज एसआई यूनिट ऑफ, यानी इनमें से न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस टू किसका एसआई यूनिट होगा। यह होगा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का एसआई यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस टू, जिसमें इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से डोनेट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47, वेट हैज़ इक्वल एसआई यूनिट ऑफ, यानी वेट और किसका इक्वल एसआई यूनिट होता है। इनमें से फोर्स और वेट का इक्वल एसआई यूनिट होगा जो कि न्यूटन होता है, जो कि न्यूटन होता है। इसी के साथ जो फोर्स होता है या फिर वेट, उसको हम m इंटू जी से डोनेट करते हैं, यानी मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू वेट या फिर फोर्स। तो इसका जो मास है उसको हम किलोग्राम में, व जो ग्रेविटी है उसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापेंगे। तो जो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा वह होगा किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का जो यूनिट होगा या फिर वेट का जो यूनिट होगा वह होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन या फिर न्यूटन। साथ ही इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा MLT-2 MLT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट, यानी निम्नलिखित में से किस दो भौतिक राशियों की इकाई समान है। निम्नलिखित में से किस दो भौतिक राशियों की इकाई समान है। इनमें से फोर्स और वेट दोनों की इकाई समान है। फोर्स और वेट इन दोनों की इकाई समान है, जो कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि जो फोर्स और वेट होता है उसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन या फिर एसआई यूनिट होगा न्यूटन या फिर इसका एसआई यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ। न्यूटन किसका एसआई यूनिट होता है। वेट और फोर्स का। न्यूटन वेट और फोर्स का एसआई यूनिट होता है। साथ ही इसका जो एक और एसआई यूनिट हो जाएगा वह होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट। निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयाँ नहीं हैं। इनमें से जो सेम एसआई इकाई नहीं है वह होगी ऑप्शन नंबर सी की फोर्स एंड प्रेशर, क्योंकि जो फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट होगी, जो फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन, वह जो प्रेशर होता है उसकी एसआई यूनिट हो गई, प्रेशर की एसआई यूनिट हो जाएगी पास्कल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही जो इसमें अन्य ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ऑप्शन ए में स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वह होगा मीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। वह वर्क एंड एनर्जी का एसआई यूनिट हो जाएगा जूल या फिर न्यूटन मीटर। साथ ही डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर। इसमें जो फोर्स होता है वह होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, जिसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन। वह प्रेशर होता है इक्वल्स टू पास्कल के, इसका जो एसआई यूनिट होगा वह होगा पास्कल या फिर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें फोर्स और प्रेशर का सही से पेयर नहीं बनेगा जिसका सेम एसआई यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दी फॉलोइंग विच पेयर हैज़ नॉट दी सेम यूनिट। इनमें से किसका सेम यूनिट नहीं होता। इनमें से वर्क एनर्जी का सेम यूनिट होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी का भी सेम यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का भी सेम यूनिट होता है। इनमें से ऑप्शन डी जो कि है फोर्स और प्रेशर, इसका सेम यूनिट नहीं होता, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल यूनिट यानी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज। इनमें से कौन सा एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होगा। इनमें से ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट होगा स्पीड का। स्पीड को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम में नापते हैं, यानी स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह होगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस होता है उसे हम मीटर में, वह टाइम को हम सेकंड्स में नापते हैं। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वह होगा मीटर पर सेकंड। इसका जो यूनिट हो जाएगा वह होगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका एसआई यूनिट होगा। इनमें से जो एसआई यूनिट होगा वह होगा डी का, ऑप्शन नंबर डी एक्सेलेरेशन का। एक्सेलेरेशन का जो एसआई यूनिट होगा वह होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ ही जो एक्सेलेरेशन होता है उसका जो फॉर्मूला होगा वह होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एसआई यूनिट जूल पर सेकंड। इनमें से किसका यूनिट जूल पर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर डी पावर। पावर का एसआई यूनिट जूल पर सेकंड होता है, वह पावर का फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वर्क को जूल में व टाइम को सेकंड्स में नापते हैं, तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वह होगा जूल पर सेकंड। साथ ही जो वर्क जो पावर होती है वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है,
जिसका एसआई यूनिट जूल पर सेकंड हो जाएगा, या फिर इसका एसआई यूनिट वाट भी हो सकता है, इसका एसआई यूनिट वॉट भी हो सकता है, जिसको हम डब्ल्यू से डोनेट करते हैं। वोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ डैश। वोल्ट किसका एसआई यूनिट होगा? वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का एसआई यूनिट होता है। दी एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। यहाँ पर जो एसआई यूनिट होगा वोल्टेज का वह हो जाएगा वोल्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी, या हम कह सकते हैं जो यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला होगा, जो यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी होता है इज इक्वल्स टू आई इंटू आर के बराबर। वह अगर यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो वह हो जाएगी V अपॉन आर। वह अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो वह हो जाएगी V अपॉन आई के बराबर। इसमें जो V है वह वोल्टेज से डोनेट करते हैं, जिसका जो SI यूनिट हो जाएगा वह होगा वोल्ट। वह I से हम करंट को डोनेट करते हैं, जिसका SI यूनिट हो जाएगा एम्पियर। वह R से हम रेजिस्टेंस को डोनेट करते हैं, जिसका SI यूनिट हो जाएगा ओम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट है? इनमें से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का यूनिट होगा वह हो जाएगा वोल्ट। SI यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का SI यूनिट वह हो जाएगा वोल्ट। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन जो वोल्टेज है उसका SI यूनिट हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से कौन सा टेम्परेचर का यूनिट है? इनमें से केल्विन, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज केल्विन, यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर का यूनिट होगा वह होगा केल्विन, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल के, जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि सेल्सियस से हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो 1 केल्विन होता है वह होगा 1 केल्विन जो होगा वह 273.15 के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और हम चाहते हैं कि वह केल्विन में कन्वर्ट हो, तो उसमें हम 273.15 को ऐड कर देंगे तो वह केल्विन में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो यह होगा 303.15 केल्विन के बराबर। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो डिग्री सेल्सियस है उसमें हम 273.15 को ऐड कर देंगे तो वह केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, ओम मीटर इज़ यूनिट ऑफ डैश। ओम मीटर इज़ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी जो ओम मीटर होता है वह रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा। इसमें जो रेजिस्टिविटी होगी वह किसी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया पर ऑफर किया जाने वाला रेजिस्टेंस होता है, जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर परफॉर्म करता है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसको ओम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। वह यह एक जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम द्वारा दिया गया था। यह एक जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन द्वारा दिया गया था, जिसके नाम पर ही ओम सिंबल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, डैश हैज़ SI यूनिट एम्पियर। किसका SI यूनिट एम्पियर होता है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह इक्वल्स टू होगा इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम के। इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम के वह इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं, हम एमीटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। What is the SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन? What is the SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, यानी मंदता की SI इकाई क्या है? इसमें से मंदता की जो SI इकाई है वह होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वह होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर S-2 इसकी SI इकाई हो जाएगी। वह जो SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन होगा वह होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वह रिटार्डेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ नेगेटिव एक्सेलेरेशन एक्ट एज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब कि जो रिटार्डेशन होती है वह सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेरेशन की अपोजिट डायरेक्शन होती है। यह एक्सेलेरेशन की अपोजिट डायरेक्शन होती है, नेगेटिव डायरेक्शन होती है, जिसको रिटार्डेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू। यहाँ पर 1 पास्कल बराबर होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब यहाँ पर अगर हम न्यूटन को
किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिखें व इसके नीचे है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन 1। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा किलोग्राम अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर, यह इसका यूनिट हो जाएगा। तो 1 पास्कल इक्वल्स टू होगा या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर के, या फिर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर मीटर के। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो वोट होगा वह बराबर होगा न्यूटन मीटर पर सेकंड के, वह 1 किलो वोट्स में होते हैं 1000 वोट, 1 किलो वोट में होते हैं 1000 वोट, वह 1 किलो वोट आवर में होंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, वह 1 हॉर्स पावर बराबर होगा 746 वोट के। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1A 2C 3B व 4D। What is the SI unit of wavelength? What is the SI unit of wavelength is मीटर, यानी वेवलेंथ का SI यूनिट होगा मीटर। इसमें इसमें जो वेवलेंथ होगी वह डिस्टेंस होगा बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रॉफ के बीच में, यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें जो ये पॉइंट होंगे इन टॉप के पॉइंट को बोलेंगे क्रेस्ट व जो बॉटम के पॉइंट होंगे इनको बोलेंगे ट्रॉफ। इसमें से जो क्रेस्ट होते हैं, क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक का डिफरेंस जो होगा, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को बोलेंगे वेव की लेंथ, वेवलेंथ। साथ ही ऐसे ही जो ट्रफ के बीच में, दो ट्रफ के बीच में, सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को बोलेंगे वेवलेंथ। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ क्या होगा, मतलब कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट ट्रॉफ के बीच का डिस्टेंस जो होगा वह होगा वेवलेंथ, जिसका जो यूनिट होता है वह होगा मीटर। इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, यानी इसको जो मापने का प्रोपागेशन होगा वह होगा वेव की सीक्वेंस में, यानी जिस तरफ वेव प्रोपागेट करेगी उस तरफ हम इसकी डायरेक्शन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दस इज अ सिंबल ऑफ मोल इन SI यूनिट, यानी इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है, इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है। जो मोल है उसका प्रतीक होगा MOL, मोल। मोल का प्रतीक मोल होगा, बस इसमें डिफरेंट ये होगा कि इसमें मोल में E एक्स्ट्रा आएगा लेकिन इसके सिंबल में E नहीं आएगा, तो इसका सिंबल हो जाएगा MOL, मोल। 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम के। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर, यानी विद्युत ऊर्जा व्यय की इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा व्यय की इकाई किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर इसकी इकाई हो जाएगी। अ यूनिट इज रिप्रेजेंटेड इन kWh और किलोवाट आवर। अगर आप 1000 वोट का यूज़ करते हो 1 घंटे में, तब आप कह सकते हो कि आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है। अगर आप 1000 वोट का यूज़ 1 घंटे में करते हो तब आप कह सकते हो कि आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। तो यहाँ पर इसका kWh इसका इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। What is another name of coulombs per second? What is the another name of coulomb per second? इसका जो another name होगा वह होगा एम्पियर, यानी करंट का SI यूनिट होगा एम्पियर, जिसको हम कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, जिसको हम कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो करंट होता है वह होगा चार्ज अपॉन टाइम से, जिसमें चार्ज को हम कूलम में व टाइम को हम सेकंड्स में नापते हैं, तो हम इसमें कूलम अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं, जो कि 1 एम्पियर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, लक्स इज द SI यूनिट ऑफ। लक्स किसका SI यूनिट है, यह है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का SI यूनिट है। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इज लक्स। एन इल्यूमिनेशन ऑफ 1.0 लक्स इज produced by the 1.0 lumen of light shining in an area of 1.0 मीटर स्क्वायर, यानी एक इल्यूमिनेशन
तब होगा, 1 लक्स वैल्यू तब होगी अगर 1 ल्यूमन ऑफ लाइट शाइन करेगी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, तब उसको हम कहेंगे कि 1 लक्स इल्यूमिनेशन हुआ है, तब हम कहेंगे कि 1.0 लक्स इल्यूमिनेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड। वेव स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी? वेव स्पीड की एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, यहाँ पर जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होगा वेवलेंथ इंटू वेव फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ को हम लैम्डा से व वेव फ्रिक्वेंसी को हम एन से डोनेट करते हैं, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन। यहाँ पे जो लैम्डा होता है उसको हम मेज़र करते हैं, लैम्डा को मेज़र करते हैं मीटर में, व वेव फ्रिक्वेंसी को हम मेज़र करते हैं या तो हर्ट्ज़ में, या फिर हम उसको मेज़र करते हैं वाइब्रेशन पर सेकंड में, वाइब्रेशन पर सेकंड में। तो इसके जो यूनिट होंगे वह हो जाएगा मीटर पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर हर्ट्ज़ इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, मीटर हर्ट्ज़ या फिर मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखा है कि वेवलेंथ इज़ दी मेजर्ड इन मीटर एंड फ्रिक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़ और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, देयरफॉर वेव स्पीड इज़ गिवन इन मीटर पर सेकंड विच इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ वेव स्पीड, जो कि वेव स्पीड का एसआई यूनिट हो जाएगा। इसी के साथ हमने यहाँ पर यूनिट टॉपिक के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें यूनिट टॉपिक के बाद मेजरमेंट टॉपिक को शुरू करेंगे व उसके सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट टॉपिक है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट दैट इज़ यूज टू मेज़र। प्रकाश वर्ष एक इकाई है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। अ लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस दैट light travel in vacuum in 1 year. The distance that light travels in 1 year is about 9.4607 into 10 raised to the power 12 किलोमीटर। यानी एक साल में जो लाइट की स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वह इक्वल्स टू होता है 9.4607 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 71। वन एटमॉस्फेयर यानी एक वायुमंडल बराबर होता है 1.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल के। इसमें अगर हम बात करें बार की फॉर्म में तो वन एटमॉस्फेयर बराबर होगा 1.01325 बार के बराबर। अगर हम बात करें किलो पास्कल में तो अगर हम 101325 को 1000 से डिवाइड करें तो यह कन्वर्ट हो जाएगा 101.325 के अंदर, 101.325 किलो पास्कल में। उसके बाद अगर हम बात करें टोर में तो वन एटमॉस्फेयर इक्वल्स होता है 760 टोर के बराबर, वन एटमॉस्फेयर इक्वल्स होता है 760 टोर के बराबर। तो इसमें जो पास्कल है, पास्कल में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 72। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, एक अश्वशक्ति बराबर होती है 746 वोट के। एक अश्वशक्ति बराबर होगी 746 वोट के। 746 वोट्स या फिर 746 जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, तो इनमें से दोनों इसके यह सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज 746 वोट कॉल्ड। 746 वोट किसे कहते हैं? 746 वोट एक हॉर्स पावर को कहते हैं, 746 वोट एक हॉर्स पावर को कहते हैं। 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू, एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर माइनस 1 के। यानी एक डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डिस्क्राइब्ड एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ अ लेंस विच इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जो कि रेसिप्रोकल होगा फोकल लेंथ के। यानी कोई भी जो लेंस होता है वह उसकी पावर जो रेसिप्रोकल होगी वह फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। इसमें जो फोकल लेंथ होती है उसको हम मीटर में मेज़र करते हैं, वह अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमें उसकी पावर मिल जाएगी। इसमें जो ऐसा यूनिट होगा पावर ऑफ लेंस का वह होगा डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डोनेट करते हैं। अब इसमें जो डायोप्टर होता है वह होगा 1/f, यानी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें जो फोकल लेंथ होती है उसको नापने का तरीका होता है मीटर से। तो अगर हम पावर की बात करें तो यह मीटर ऊपर जाकर हो जाएगा इनवर्स, तो यह हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज अ मीटर इक्वल्स।
यानी 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन के। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन के हैं। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1000000, यानी ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁻6। तो इसलिए यहाँ पर 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। वह 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। तो माइक्रोमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू एम से। माइक्रोमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू एम से, यह इसका सिंबल होगा। साउंड पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। साउंड पोल्यूशन को मेजर करने का तरीका है, यानी ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, या फिर साउंड को भी डेसिबल में ही मापा जाता है। इसमें जो एम्पियर दिया है उसको वह करंट को नापने के लिए होता है, वह जो ओम होता है वह रेजिस्टेंस को मापने के लिए होता है, वह वर्क व एनर्जी को नापने के लिए जूल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन, यानी ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है, जिसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल डी कैपिटल बी। स्मॉल डी कैपिटल बी इसका सिंबल हो जाएगा। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड डेसिबल, यानी कैपिटल डीबी। और डेसिबल यूनिट एक्सप्रेसेस द relative intensity of the sound on a scale from 0 for the average least perceptible sound about 100 डेसिबल, यानी कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसके लिए 0 से लेकर 100 डेसिबल तक की साउंड वह सुन सकता है, वह 100 डेसिबल तक की साउंड उसके लिए कंफर्टेबल होगी। लेकिन ग्रेटर देन 100 या फिर कंटिन्यूसली 100 डेसिबल पर सुनने वाली साउंड उसके लिए हानिकारक हो सकती है, वह उसको वह अनकंफर्टेबल लाउड की तरह फील होगी। यानी देन ग्रेटर देन 100 डेसिबल, इसमें जो साउंड होगी वह लोगों के लिए अनकंफर्टेबल लाउड का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 78, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट बराबर होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट बराबर होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वोट। 1 किलोवाट 1000 वोट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वोट के बराबर होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकंड, यानी जो किलोवाट होता है 1 किलोवाट उसको हम या तो 1000 वोट के बराबर बोल सकते हैं, या फिर हम उसे 1000 जूल पर सेकंड के बराबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पावर होती है उसका जो पावर होगी उसका यूनिट या तो किलोवाट या तो वोट होगा, या फिर जूल पर सेकंड उसका यूनिट हो जाएगा। यह दोनों ही पावर के यूनिट होते हैं, इसलिए किलोवाट को जूल पर सेकंड या फिर वोट में भी मापा जा सकता है। 5.5 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 19.80 इंटू 10⁻6 जूल के। अब यहाँ पर जो 1 किलोवाट की वैल्यू होगी वह होगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। वह अगर हमें 5.5 की वैल्यू निकालनी है तो उसमें हम 5.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 19.80 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। 1 किलोवाट इसमें 3.6 इंटू 10⁻6 होगा, वह उसको जब हम 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 19.80 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें 5.6 किलोवाट आवर बराबर होगा, यानी हम अगर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल को हम 5.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 20.16 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20.16 इंटू 10⁸ जूल। जो 10 है वह 8 दी गई है, इसकी जगह यहाँ पर 10 की पावर 6 आएगा। यह ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें यहाँ 20.16 इंटू 10⁻6 आएगा, ना कि 10⁸। तो इसको सभी करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, यानी परमाणु त्रिज्या मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नापी जाती है नैनोमीटर में। परमाणु की त्रिज्या यानी एक एटम की जो त्रिज्या होगी, जैसे
यह एक एटम है, इसकी जो त्रिज्या होगी यानी रेडियस होगा वह नापा जाएगा नैनोमीटर में, क्योंकि जो एटम होता है वह सबसे छोटी यूनिट होगी, तो इसमें नैनोमीटर भी सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी इसको मापने की। तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻19 मीटर, जिसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻19 मीटर। इसमें जो एटॉमिक रेडियस होगा उसको डिफाइन करते हैं वेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, जो कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक होता है, जो कि ये रहा न्यूक्लियस, और इससे लेकर यहाँ से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक इसके डिस्टेंस को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें अ न्यूटन इज़ द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, जो न्यूटन होगा वह इंटरनेशनल यूनिट होती है फोर्स की, यानी फोर्स की जो एसआई इकाई होती है वह न्यूटन होगी। इसमें 1 न्यूटन जो होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वह होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो फोर्स का जो यूनिट होगा वह होगा न्यूटन, मास का जो यूनिट होगा वह होगा किलोग्राम, व एक्सेलेरेशन का जो यूनिट होगा वह हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए जो न्यूटन होगा वह इक्वल हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.6 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू, यानी 4.6 किसके बराबर होगा। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जो 1 किलो वॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। उसको अगर हम 4.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16.56 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 किलो वॉट आवर इज दी बराबर किसके होगा, यह बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, 2 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू, यानी 2 किलो वॉट आवर बराबर होगा 7.2 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। 7.2 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। अब इस क्वेश्चन को भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 1 किलो वॉट आवर की वैल्यू से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 87, 4.2 किलो वॉट आवर किसके बराबर होगा, यह बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15.12 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। यानी अगर हम 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल में हम 4.2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 15.12 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, 1 नैनोमीटर बराबर होगा, 1 नैनोमीटर बराबर होगा 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के, जिसमें हम इसको 1/10⁻9 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके एंड में मैं आपको जो नैनोमीटर होता है इसी तरह से जितने भी इसकी इकाइयाँ होती हैं अलग अलग मीटर को नापने के तरीके, इसके लास्ट में मैं आपको सारे एक सीक्वेंस में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलम इज इक्वल्स टू, 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, यानी जो एम्पियर होता है उसको हम कूलम पर सेकंड भी लिखेंगे, क्योंकि जो करंट होता है उसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन टाइम। तो इसी तरह से यहाँ पर चार्ज के लिए हम कूलम, चार्ज को नापने के लिए हम कूलम, व टाइम को नापने के लिए हम सेकंड का प्रयोग करते हैं, वह करंट को हम एम्पियर में नापते हैं। यहाँ पर जो एम्पियर हो जाएगा वह हो जाएगा चार्ज पर सेकंड। चार्ज पर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर के। 1 जूल बराबर होगा, 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन मीटर के। 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन मीटर के। दी स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, यानी पवनों की शक्ति को किसकी सहायता से मापा जाता है। पवनों की शक्ति को नापा जाता है ब्यूफोर्ड स्केल की सहायता से। जो ब्यूफोर्ड स्केल होता है उसकी वैल्यू 0 से शुरू होकर 12 तक जाती है, यानी यह 0 से 12 के बीच में स्ट्रेंथ को नापता है, पवनों की स्ट्रेंथ को नापता है।
वह इसको जो डेवलप किया था वह किया था ब्रिटिश एडमायरल सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट ने, जो कि 1805 में डेवलप किया गया था टू दी हेल्प ऑफ सेलर्स। यह सेलर्स की हेल्प से डेवलप किया गया था बाय ब्रिटिश एडमायरल सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट द्वारा, जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 12 तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 93, कोरोटकोव साउंड्स आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग मेजरिंग दी, यानी मापने के दौरान कोरोटकोव ध्वनियाँ देखी जाती हैं। यह ब्लड प्रेशर मापने के दौरान देखी जाती हैं। कोरोटकोव ध्वनियाँ ब्लड प्रेशर को मापने के दौरान देखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 94, अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 5 डेज, हाउ मच एनर्जी इज दिस कन्वर्टेड टू जूल, यानी कि एक विशेष घर ने 5 दिनों के दौरान 100 यूनिट ऊर्जा की खपत की है। यह कितनी ऊर्जा जूल में परिवर्तित होती है? यह कितनी ऊर्जा जूल में परिवर्तित होती है? अब यहाँ पर एक यूनिट को हम 1 किलोवाट आवर एनर्जी कह सकते हैं, जिसमें 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। तो अगर हम 100 जूल को 3.6 इंटू 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वह जूल में कन्वर्ट होकर एनर्जी आ जाएगी, जो कि होगी 3.6 इंटू 10⁸ जूल, जो कि होगी 3.6 इंटू 10⁸ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर मेजरमेंट के सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अभी तक हमने यूनिट और मेजरमेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 95 इस प्रकार होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया। सबसे पहले है कंपस। कंपस यूज्ड फॉर नेविगेशन एंड इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कंपस का यूज़ नेविगेशन के लिए किया जाता है, वह यह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यह ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सही तरीके से मैच किया हुआ है। उसके बाद है साइक्लोट्रॉन। मेजर स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ साइक्लोन्स, क्या यह छोटे चक्रवातों को मापने के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं, यह ऑप्शन इसमें गलत तरीके से मैच है। उसके बाद है एक्टिनोमीटर। मेजर इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, क्या यह रेडिएशंस की इंटेंसिटी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है? एक्टिनोमीटर का यूज़ रेडिएशंस को मापने के लिए किया जाता है, यह इसमें सही मैच हो जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्कोप। यह डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, यह भी इसमें सही तरीके से मैच हो जाएगा। जो इसमें गलत तरीके से मैच होगा वह होगा साइक्लोट्रॉन, जिसका यूज़ मेजरिंग स्मॉल मैग्नीट्यूड का ना करके इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि अ साइक्लोट्रॉन इज़ अ टाइप ऑफ कंपैक्ट पार्टिकल एक्सलोरेटर विच प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर इमेजिंग प्रोसीजर, यानी कि इसका यूज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जो कि यूज़ किए जाते हैं इमेजिंग प्रोसीजर के अंदर, जो कि यूज़ किए जाते हैं इमेजिंग प्रोसीजर के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही तरीके से नोट मैच होने वाला उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ विद्युत आवेश की यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट डज अ हाइग्रोमीटर मेजर, हाइग्रोमीटर क्या मापता है? ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर का यूज़ ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किया जाता है। अ हाइग्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर दी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी इन दी एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितने वाटर वेपर या फिर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ अन्य मेजरिंग क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर व उनके इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। जैसे टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है, साथ ही फोर्स को मापने के लिए फोर्स गेज का यूज़ किया जाता है, व अमाउंट ऑफ हीट को मापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, अ लाइट डिटेक्टर एपरेटस इज ऑल्सो नोन एज, एक लाइट डिटेक्टर एपरेटस को और क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफ। एक लाइट डिटेक्टर एपरेटस को पॉलीग्राफ भी कहा जाता है। पॉलीग्राफ यूज्ड एज अ लाइट डिटेक्टर एपरेटस या फिर मशीन। पॉलीग्राफ का यूज़ लाइट डिटेक्टर के लिए किया जाता है, जो कि एक एपरेटस या फिर मशीन है। सिज्मोग्राफ यूज टू मेजर दी सिज्मिक वेव्स। सिज्मोग्राफ का यूज़ सिज्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। बारोग्राफ यूज टू मेजर दी चेंज इन दी
एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कितना चेंज हुआ है उसको मेज़र करने के लिए बारोग्राफ का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर का यूज़ टू मेज़र द एंगल ऑफ रोटेशन कॉस्ड बाय पासिंग पोलराइज्ड लाइट, यानी पोलराइज्ड लाइट को पास करने के बाद कितना एंगल ऑफ रोटेशन हुआ है उसको मेज़र करने के लिए पोलैरीमीटर का यूज़ किया जाता है। उसको मेज़र करने के लिए पोलैरीमीटर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लाई डिटेक्टर मशीन? इनमें से कौन सी झूठ पकड़ने वाली मशीन है? इनमें से जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है वह हो जाएगी पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक लाई डिटेक्टर मशीन है। क्वेश्चन नंबर 100, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट करंट की डायरेक्शन को बताता है? इनमें से गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को बताता है। जैसे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट व उनके यूज़ दिए गए हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या होगा, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि टू मेज़र द स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट एंड डायरेक्शन, यानी उस सर्किट के अंदर कितना करंट व उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको मेज़र करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है एमीटर। एमीटर का यूज़ टू मेज़र वाइड रेंज ऑफ करंट वैल्यू, यानी जो कि हैवी सर्किट्स के अंदर लगा होता है। उसके बाद है रियोस्टैट टू एडजस्ट द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए रियोस्टैट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है वोल्टमीटर टू मेज़र दी वोल्टेज, यानी वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र रिलेटिव हाई टेम्परेचर सच एज आर एनकाउंटर्ड इन फर्नेसेस, यानी निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है जैसे कि भट्टियों में पाया जाता है? इसमें जब हम टेम्परेचर को नापते हैं तब हमने देखा कि हम एक नॉर्मल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, लेकिन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हाई, जब टेम्परेचर जो हो वह वेरी हाई हो जाता है यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इट्स टेम्परेचर कैन नॉट बी मेजर्ड विद अ नॉर्मल थर्मोमीटर, तब हम उसका टेम्परेचर नॉर्मल थर्मोमीटर से नहीं माप सकते। उस टाइम पर हम पायरोमीटर जैसे एपरेटस का यूज़ करते हैं। पायरोमीटर जैसे एपरेटस का यूज़ करते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में हो जाता है, जैसे कि भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, विच डिवाइस इज़ यूज्ड इन सबमरीन टू सी थिंग्स अबव द लेवल ऑफ द सी, यानी पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह होगा पेरिस्कोप। इसमें पेरिस्कोप का यूज़ सबमरीन में ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। द मेन पार्ट of a periscope is a long tube that has a mirror at each end. The mirror are attached so that they are parallel to each other at a 45-degree angle. Arranged in this way, the mirror bounce reflection of a light between them. यानी कि इसमें जो मेन पार्ट होगा वह होगा पेरिस्कोप में लगी हुई लॉन्ग ट्यूब, जो कि इस प्रकार से होगी। इसमें इसके दोनों सिरों पर एक एक मिरर लगा होगा जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वह 45 डिग्री पर लगे होंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इसके आगे से गुजरता है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इन मिरर्स पर पड़ेगी, वह इसके थ्रू यहाँ पर देखने वाले को यह विजिबल हो जाएगी। इस प्रकार से यह पेरिस्कोप वर्क करता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जो हम इसमें उपकरण का यूज़ करते हैं वह हो जाएगा पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 103, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? वह होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए भी किया जाता है। बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक होगा पारा और दूसरा होगा एंड्रॉयड। हमें एग्जाम्पल दिए गए थे उपकरण और उनको यूज़ करने के तरीके। जैसे दूध में पानी की मात्रा को जानने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर उपकरण का प्रयोग तापमान को मापने के लिए, व मल्टीमीटर का उपयोग विद्युत मानों को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इनमें से किस डिवाइस का यूज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए किया जाता है? वह हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में है बैरोमीटर। विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू सी दी सन? सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप उपकरण का प्रयोग किया जाता है।
द हेलिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू सी द सन एंड सन सरफेस एरिया, यानी हेलिस्कोप का यूज सन और उसके सरफेस एरिया को देखने के लिए किया जाता है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली, पोटेंशियोमीटर मूलतः एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। Potentiometer is measuring instrument used for measuring a electromotive force by balancing it against the potential difference produced by passing a known current through a known variable resistance। यानी कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वह एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपके जो घरों में लगा हुआ फ़ैन होता है उसकी स्पीड को जो हम कम या ज़्यादा करते हैं वो भी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ही कर पाते हैं, जो कि रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करता है, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है जिसकी वैल्यू बार बार हम चेंज कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर्स आर कॉमनली यूज टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल करना ऑडियो इक्विपमेंट के अंदर, ऐसे ही आपकी फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करना, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107, फ्रॉम विच डिवाइस इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड। इनमें से किस डिवाइस का यूज़ विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का यूज़ विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। एन एमीटर इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट आर मेजर्ड इन एम्पियर्स। एमीटर इस करंट को मेज़र करने के लिए एम्पियर यूनिट का प्रयोग करता है, यानी जो करंट होता है वह एम्पियर में नापा जाता है। उसके बाद है कि इसका यूज्ड स्मॉलर करंट को मापने के लिए किया जाता है, जैसे मिली एम्पियर्स या फिर माइक्रो एम्पियर रेंज में इसका यूज़ किया जाता है, और इसको हम मिली एमीटर या फिर माइक्रो एमीटर्स भी कह सकते हैं। मिली एमीटर या फिर माइक्रो एमीटर भी कह सकते हैं। अब हम इसमें जो एमीटर यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, उसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। इट मस्ट हैव द फॉलोइंग लेजिटिमेट रेजिस्टेंस, एमीटर ड्रॉज लेस पावर। Question number 108, emitter is connected in series to the circuit. It must have the following legitimate resistance and it draws less power। यह तीनों ही एमीटर के साथ होनी चाहिए, यानी all of the above इसका सही उत्तर हो जाएगा। What does स्टेल्कोमीटर is used to measure। यानी स्टेल्कोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। सरफेस टेंशन मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी स्टेक्टोमीटर, इसको स्टेक्टोमीटर भी कहा जाता है। ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन मोटर व्हीकल फॉर मेजरिंग। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मोटर वाहन को मापने के लिए किया जाता है। यह उपकरण का नाम है। डिस्टेंस को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। एन ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल, यानी एक व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको मापने के लिए ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है। द डिवाइस में बी इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी यह डिवाइस या तो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, या फिर हाइब्रिड यानी कम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ मिलोमीटर भी इसे कहा जाता है। मिलोमीटर भी इसे कहा जाता है। ओडोमीटर इन अ व्हीकल मेजर, यानी वाहन माप में ओडोमीटर क्या मापता है। यह डिस्टेंस को मापने के लिए एक यंत्र है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ओडोमीटर। ओडोमीटर का यूज़ डिस्टेंस को नापने के लिए व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एरिया मीटर, यानी निम्नलिखित में से प्रवाह मापने वाले उपकरण की कौन सी गति क्षेत्रफल मीटर है। इनमें से होगा रेटोमीटर। अ रेटोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज्ड पाइप, यानी कि एक क्लोज्ड पाइप, अगर हम बात करें क्लोज्ड पाइप की, तो इस क्लोज्ड पाइप से जो लिक्विड फ्लो होगा उसको नापने के लिए, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो लिक्विड फ्लो होगा उसको नापने के लिए हम रेटोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। उसको नापने के लिए रेटोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ अ मीटर कॉल्ड वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर। यह जिस क्लास से आता है उस क्लास को वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर क्लास भी कहा जाता है। जो हम रेटोमीटर है उसका यूज़ हम स्पीड ऑफ फ्लो को नापने के लिए करते हैं। रेटोमीटर का यूज़ हम स्पीड ऑफ फ्लो
नापने के लिए करते हैं। टैकोमीटर इज़ यूज्ड फॉर, टैकोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है आरपीएम नापने के लिए। आरपीएम मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट यानी जो एक मोटर होती है उसमें उसकी शाफ्ट द्वारा, जो मोटर होगी उसमें उसकी शाफ्ट द्वारा या उसकी ब्लेड्स द्वारा कितने रोटेशन पर मिनट में लगाए जाएंगे उसको हम टैकोमीटर द्वारा नापते हैं। टैकोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड फॉर मेजरिंग द रोटेशन और रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका उपयोग किसी भी इंजन या किसी भी शाफ्ट की स्पीड को नापने के लिए किया जाता है। वह टैकोमीटर जो होता है वह रोटेशन पर मिनट में स्पीड को काउंट करता है। उस वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा। इसको काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है। मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ, मल्टीमीटर डैश से मिलकर बनता है। यह वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर से मिलकर बनता है। मल्टीमीटर वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर से मिलकर बनता है। अ मल्टीमीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी वोल्टमीटर, एसी वोल्टमीटर, एमीटर एंड ओम मीटर। व्हाट इज फॉल्स अबाउट रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है। इट वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिक्टर एंड गुटेनबर्ग इन 1935। यह ऑप्शन इसमें सही होगा। सेकंड है इट इज़ लॉगरिथम स्केल, क्या यह एक लॉगरिथम स्केल होता है, यह ऑप्शन भी इसमें सही है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दी सिस्मोमीटर, इसको सिस्मोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है, यह ऑप्शन भी इसमें सही है। अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 और 9 ऑन द रिक्टर स्केल मीन्स अ लाइट अर्थक्विक। 8 और 9 मैग्नीट्यूड का मतलब रिक्टर स्केल पर लाइट अर्थक्विक को दर्शाता है। जी नहीं, यह ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जो कि रिक्टर स्केल के बारे में गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 9 और 8 मैग्नीट्यूड का मतलब, क्योंकि 8 और 9 मैग्नीट्यूड का मतलब रिक्टर स्केल पर लाइट अर्थक्विक ना होकर एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्विक को दर्शाता है। लाइट अर्थक्विक ना होकर एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्विक को दर्शाता है। अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 और 9 ऑन द रिक्टर स्केल्स मीन्स अ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्विक, यानी 8 और 9 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्विक को दर्शाता है। द रिक्टर स्केल इज अ स्केल ऑफ नंबर यूज टू टेल दी पावर और मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्विक, यानी कि रिक्टर स्केल पर जो नंबर दर्शाए जाते हैं वह अर्थक्विक की पावर और उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, जिसको चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग ने 1935 में डेवलप किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत उत्तर हो जाएगा, यानी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी अबाउट द रिक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 117, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज, यानी द्रव का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज़ द्रव का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अ हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। इट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूएंसी, यह ब्यूएंसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। उसके बाद जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं जैसे फेदोमीटर, हिप्सोमीटर व हैग्रोमीटर, इसमें जो फेदोमीटर होगा इसको हम डेप्थ फाइंडर कहते हैं, क्योंकि इसमें साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन दी डेप्थ ऑफ दी वाटर, यानी कि वाटर की डेप्थ को नापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। वाटर की डेप्थ को नापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का यूज़ मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। इसका यूज़ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर को नापने के लिए किया जाता है, यानी कि यह डिवाइस मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है वह ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर को नापता है। उसके बाद है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हाइट और एलिवेशन को मापने के लिए किया जाता है। हिप्सोमीटर का यूज़ हाइट और एलिवेशन को मापने के लिए किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज़ रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए, वह फेदोमीटर का यूज़ डेप्थ ऑफ वाटर को नापने के लिए, वह हिप्सोमीटर का यूज़ हाइट और एलिवेशन को मापने के लिए, वह हाइग्रोमीटर का यूज़ ह्यूमिडिटी इन एयर को नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर डिस्कवरिंग दी थिंग्स इन वाटर। जल में वस्तुओं की खोज के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जल में वस्तुओं की खोज के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सोनार होगा उसकी फुल फॉर्म होगी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यह एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि यूज़ करती है साउंड प्रोपागेशन को टू नेविगेट, यानी चीज़ों को ढूंढने के लिए साउंड प्रोपागेशन का यूज़ किया जाता है।
इसमें कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए व डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी वाटर की सरफेस के अंदर चीज़ों को ढूंढने व कम्युनिकेशन के लिए सोनार यंत्र का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, इकोलोकेशन इन शिप्स इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर डेप्थ ऑफ वाटर को नापने के लिए किया जाता है। डेप्थ ऑफ वाटर को नापने के लिए इकोलोकेशन का यूज़ किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ इकोलोकेशन इज़ द सेम एज सोनार सिस्टम, यानी कि जिस प्रकार सोनार सिस्टम में साउंड प्रोपागेशन का यूज़ किया जाता है चीज़ों को ढूंढने में, उसी प्रकार से इकोलोकेशन भी उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हैंस सोनार इज़ द टाइप ऑफ इकोलोकेशन। सोनार एक तरह से इकोलोकेशन का ही टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 120, डैश इज टाइप ऑफ इकोलोकेशन, इनमें से कौन इकोलोकेशन का टाइप है? सोनार इनमें से इकोलोकेशन का टाइप हो जाएगा। सोनार इनमें से इकोलोकेशन का टाइप हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ द मिल्क, यानी डेंसिटी ऑफ द मिल्क को पता करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। वह यहाँ पर जो हाइड्रोमीटर होता है वह पानी के घनत्व को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर व पानी के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। वोल्टमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, वोल्टमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज इन दी सर्किट। वोल्टमीटर का यूज़ वोल्टेज को मेज़र करने के लिए किया जाता है। अ वोल्टमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, यानी वोल्टेज को नापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्टेज, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ वोल्टेज को मेज़र करने के लिए किया जाता है? वोल्टमीटर का यूज़ वोल्टेज को मेज़र करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या मेज़र करने के लिए किया जाता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को मेज़र करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जो करंट है उसको नापने के लिए एमीटर का व उसकी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। A galvanometer is an electrochemical instrument that used for detecting and indicating an electric current on an circuit, यानी गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है या ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ डिटेक्ट और इंडिकेट करने के लिए, करंट को डिटेक्ट और इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट का यूज़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट, यानी इनमें से किस सर्किट में करंट का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? करंट का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। करंट का पता लगाने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ मोटर, स्पीड ऑफ मोटर को मेज़र करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, स्पीड ऑफ मोटर को मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ किया जाता है। अ स्पीडोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट यूज टू मेजर द ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ द व्हीकल यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द सेंसिबल स्पीड, यानी स्पीड को सेंसिबल रखने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ किया जाता है। एमीटर रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिक करंट के साथ, तो ओम मीटर किसके साथ रिलेटेड होगा? यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें एमीटर है, अगर वह इलेक्ट्रिक करंट को नापता है तो बताओ ओम मीटर किसको नापेगा? ओम मीटर रेजिस्टेंस को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को, तो ओम मीटर रेजिस्टेंस को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग पावर एंड स्पीड ऑफ विंड, यानी किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ पावर और स्पीड ऑफ विंड को मापने के लिए किया जाता है? पावर एंड स्पीड ऑफ विंड को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का यूज़
हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का यूज़ हवा की शक्ति और गति को मापने के लिए किया जाता है। एन एनीमोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर द विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर एंड पावर, यानी कि विंड की स्पीड, उसका प्रेशर व उसकी पावर को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड टेम्परेचर विदाउट टचिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी निम्नलिखित में से किसी वस्तु को छुए बिना तापमान मापा जा सकता है। यहाँ पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज़ करके वस्तुओं को छुए बिना उसके टेम्परेचर को मापा जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन भी समाप्त हो गए हैं। अब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के पहले क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इनमें से स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसकी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। वह वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होना जरूरी है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी वह होगी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, वह वेक्टर क्वांटिटी वह होगी जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट डज नॉट हैव डायरेक्शन, यानी इसकी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वेयर एज जो फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा व मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट व मोमेंटम, यह तीनों ही इसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी क्योंकि इन तीनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं वह क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इनमें से इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसमें से इसके अलावा स्पीड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट, यह तीनों इसमें वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेयर एज अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि एक अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि होगी। इनमें से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इनमें से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा। वेलोसिटी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेट, टेम्परेचर व लेंथ इनमें से स्केलर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। इनमें से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इनमें से किनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने का मतलब है कि कौन सी क्वांटिटी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का ही डायरेक्शन व मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो इनमें से मोमेंटम का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इसका मतलब है जो मोमेंटम होगा वह एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी क्योंकि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। मास, डिस्टेंस और स्पीड आर द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज दे कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड, इनमें से मास, स्पीड और डिस्टेंस का केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी, इनमें से दी गई भौतिक राशियों में कौन सी सापेक्ष मात्रा नहीं है। इनमें से टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है। टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है। बात करें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वह होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एक्सेलेरेशन होगी चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन। जो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन है वह दोनों एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी। साथ ही अगर हम बात करें नेगेटिव एक्सेलेरेशन की,
नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम यहाँ पर रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसमें जो रिलेटिव क्वांटिटी नहीं होगी वह होगी टाइम। टाइम इसमें रिलेटिव क्वांटिटी नहीं होगी। इसके अलावा वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस, यह तीनों इसमें रिलेटिव क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स, फोर्स इनमें से एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। विच ऑफ द गिवन बिलो इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? इनमें से पावर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पावर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पर जो सारी वेक्टर क्वांटिटीज हमने पढ़ी, जैसे मोमेंटम, इम्पल्स, एक्सेलेरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, ये सब इसमें से वेक्टर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। वेयर एज एनर्जी, डिस्टेंस, टाइम, पावर एटसेट्रा, ये सब इसमें से स्केलर क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी? मास इनमें से एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। मास इनमें से स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली गिव्स मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, यानी किसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती? जो मैग्नीट्यूड होगा केवल वह सिर्फ स्केलर क्वांटिटी का होता है। मैग्नीट्यूड केवल स्केलर क्वांटिटी का होता है, वह डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी का होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी यानी वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यानी वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी क्योंकि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह वेक्टर होता है, क्योंकि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वह भी वेक्टर होंगे। इसमें जो वर्क होगा वह इक्वल्स टू होता है F इंटू डी, यानी F मतलब फोर्स और D मतलब डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर वेक्टर होता है, वह डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब भी वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो यह क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बिकम स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क डन हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इन वर्क देयर इज़ नो डायरेक्शन ओनली हैव मैग्नीट्यूड। जो वर्क होगा उसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। यानी कि जो वर्क होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, वह उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, इनमें से किसका मैग्नीट्यूड होगा पर डायरेक्शन नहीं होगी? इनमें से वर्क का मैग्नीट्यूड होगा पर डायरेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब है जो वर्क होगा वो स्केलर क्वांटिटी, व अन्य तीन इसमें वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, इम्पल्स और फोर्स इसमें वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी। तो यहाँ पर वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसी के साथ यहाँ पर हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 4 टॉपिक को कवर किया: यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व फिजिकल क्वांटिटीज़। इस फिजिक्स के चैप्टर में हमने इन 4 टॉपिक को कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिक्स चैप्टर को कवर करेंगे, जिसके टॉपिक्स इस प्रकार से हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर पे भी जल्द से जल्द वीडियो बने, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।